महत्वपूर्ण अधिनियम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर लाइसेंस प्रदान किया। चार्टर ने कंपनी को पूर्व में भारत सहित सभी देशों में व्यापार करने का विशेष अधिकार दिया। कंपनी शासन के अंतर्गत भारत का शासन देखते हैं 1773 से 1858 तक। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से। तीसरा, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। चौथा, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई, जिसमें एक न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। इसने कंपनी के कर्मचारियों को भारतीयों से कोई रिश्वत या उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। 7वां, एक निदेशक मंडल होगा, वाणिज्यिक कार्यों के प्रबंधन के लिए और अपने अपने राजस्व, नागरिक एवं सैनिक मामलों पर रिपोर्ट देगा। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर था तथा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। एलिजा एम्पे स्वतंत्रता पूर्व सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति हरिलाल कन्हैया स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। संशोधन अधिनियम 1781। इसे विनियमन अधिनियम 1773 के दोषों को सुधारने के लिए पारित किया गया था। इसे समाधान अधिनियम के रूप में जाना जाता है। गवर्नर जनरल और परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से छूट दे दी गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। इसने प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड बनाया। यानी दोहरी नियंत्रण प्रणाली यहीं से शुरू हुई। इसे आधी रोटी प्रणाली, हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता था, क्योंकि यह संसद और विदेशी निदेशकों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश करता था। पहली बार भारत में कंपनी क्षेत्रों को भारत में ब्रिटिश संपत्ति कहा गया। दोहरा नियंत्रण कैसे जिसे आधी रोटी प्रणाली कहा जाता था। पहला, वाणिज्यिक कार्यों का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन श्रीरामपुर मिशन की स्थापना किसने की थी? विलियम कैरी ने 1800 में की थी। भारत में प्रथम ईसाई मिशनरी थॉमस एपोस्टल था। 1813 का चार्टर अधिनियम। इसने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया तथा चाय के व्यापार और चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को जारी रखा। इसने भारत में कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता पर जोर दिया। इसने ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए। भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1 लाख रुपए आवंटित किए गए। इसने भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और ऐसा न करने पर उन्हें दंडित करने का अधिकार दिया। 1833 का चार्टर अधिनियम, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम के नाम से जाना जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। बम्बई और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक निकाय के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गया। चीन के साथ एकाधिकार व्यापार खो दिया। इसने भारतीय कानूनों को समेकित किया और संहिताबद्ध करने के लिए भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया। राज्यपाल की कार्यकारी परिषद में कानून का एक सदस्य होगा। 1853 का चार्टर एक्ट। गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत विधान पार्षद के रूप में 6 नए सदस्यों को परिषद में शामिल किया गया। इसने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की। इसने भारतीय क्षेत्र में कंपनी शासन का विस्तार किया, लेकिन इसकी अवधि
निर्दिष्ट नहीं की गई। भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व पेश किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के 6 सदस्यों में से 4 सदस्य मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे। ब्रिटिश ताज के अंतर्गत शासन 1858 से 1947 तक। भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसे रानी की घोषणा के नाम से जाना जाता है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा शासन क्षेत्र एवं राजस्व की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन ताज को स्थानांतरित कर दी गई। इसने भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसने भारत के लिए सचिव का एक कार्यालय बनाया, जिसे 15 सदस्यीय परिषद के द्वारा सहायता प्रदान की गई। इसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया। पील आयोग 1857 के विद्रोह के बाद इसने सुधारों का सुझाव दिया और ब्रिटिश सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और भारतीय सेना को एक नया स्वरूप दिया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा गया। 1862 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में मनोनीत किया। एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव। इसने मुंबई और मद्रास प्रांतियों को विधायी शक्तियां बहाल करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की। इसने बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब के लिए विधान परिषदों की स्थापना का भी प्रावधान किया। 1859 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी। इसने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया। ऐसे अध्यादेश की अवधि अधिकतम 6 माह रहेगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसने अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए। इसने वित्तीय मामलों पर चर्चा की अनुमति दी और सदस्यों को कार्यपालिका से सवाल पूछने की अनुमति दी, जिससे जवाबदेही बढ़ेगी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसे मार्लो-मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय दोनों विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सदस्य केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत एवं प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत। इसने भारतीयों को वायसराय एवं गवर्नर की कार्यकारी परिषदों के साथ जोड़ने पर प्रावधान किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, जिन्हें बाद में कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की, अर्थात मुसलमान सदस्यों को मुस्लिम मतदाताओं द्वारा चुना गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे एवं चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतों के सभी विषयों को केंद्रीय विषयों एवं प्रांतीय विषयों में वर्गीकृत किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया: हस्तांतरित और आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय इसमें गवर्नर जनरल की जिम्मेदारी नहीं होगी, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय स्वशासन, कृषि आदि। आरक्षित विषय इसमें गवर्नर जनरल जिम्मेदार होगा पुलिस, न्याय प्रशासन, जेल, भूमि, राजस्व, वित्त आदि। इसने देश में पहली बार द्विसदनीय और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निम्न सदन विधानसभा शामिल था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने चाहिए। इसने लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय बनाया और उसे कुछ कार्य करने के लिए उसे हस्तांतरित कर दिया।
छठवां लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसे प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू 1 अप्रैल 1937 को। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया और केंद्र को स्वायत्तता प्रदान की। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतों एवं रियासतों की इकाई के रूप में शामिल किया गया। इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्वैध सदनी व्यवस्था लागू की: बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत। इसमें अनुसूचित जातियों, महिलाओं एवं मजदूरों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की। इसने वयस्क मताधिकार का विस्तार किया एवं कुल जनसंख्या के केवल 14% को वोट देने का अधिकार था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में की गई थी। बर्मा अब म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। अधिनियम ने केंद्र एवं इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में 59 विषय और प्रांतीय सूची में 54 विषय एवं समवर्ती सूची में 36 विषय थे। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय, गवर्नर जनरल को दी गई। इसने 15 सदस्यों वाली परिषद को समाप्त कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित कर दिया। भारत का विभाजन किया गया एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने के अधिकार के साथ साथ भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राज्यों का निर्माण किया गया। इसने वायसराय के पद को समाप्त कर दिया तथा एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की, जिसे ब्रिटिश राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर नियुक्त किया जाना था। इसने भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया एवं उसके कार्यों को राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता और जनजातीय क्षेत्रों के साथ संधि संबंधों की समाप्ति की घोषणा की। इसने भारतीय रियासतों को या तो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होने की स्वतंत्रता दी। गवर्नर जनरल को महामहिम के नाम से किसी भी विधेयक को स्वीकृति देने का पूर्ण अधिकार होगा। इसने भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक नाममात्र प्रमुख के रूप में नामित किया। इसने इंग्लैंड के राजा की शाही उपाधियों में से भारत के सम्राट की उपाधि हटा दी थी। इसने भारत के लिए राज्य सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति एवं पदों के लिए आरक्षण को बंद कर दिया। इससे विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना या 3 जोन की योजना के नाम से भी जाना जाता है। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान के स्रोत देख लेते हैं कौन कौन सा है। अब तक हम देख चुके हैं कि हमारा भारतीय संविधान एक अनूठा एवं व्यापक दस्तावेज है, जो भारत की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न विदेशी संविधानों से सर्वोत्तम प्रथाओं को ग्रहण करता है और हमारे भारतीय संविधान के सभी स्रोतों का सारांश प्रस्तुत है। ब्रिटिश संविधान। यूनाइटेड संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनी विधायिका, लोकसभा विधानसभा लिया गया है। कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, अध्यक्ष की अवधारणा और उनकी भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार और विशेषाधिकार ऋण जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान USA का।
इसमें मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, लिखित संविधान प्रस्तावना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, तीनों अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण लिया गया। कनाडा का संविधान, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय संरचना ली गई है। केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, संविधान की अर्धसंघीय प्रकृति। सोवियत संघ, अब रूस का संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये शब्द रूस के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान, इससे समर्थित सूची, भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं मेलजोल की स्वतंत्रता ली गई है एवं गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। जर्मनी का वाइमर संविधान, इसमें आपातकालीन शक्तियाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन लिया गया है। आपातकाल की घोषणा एवं उसके प्रभाव से संबंधित प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP लिया गया है और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि ली गई है। फ्रांस के संविधान से गणतांत्रिक शासन का स्वरूप लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आदर्श जो प्रस्तावना में शामिल है, इसे लिया गया है। जापानी संविधान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, अमेरिका में कानून की उचित प्रक्रिया के विपरीत है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयोग करके राज्यसभा सदस्यों का चुनाव लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम से सरकार की संघीय संरचना, राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक वितरण, सिविल सेवाएं, पुलिस आदि, न्यायपालिका प्रणाली, प्रांतीय स्वायत्तता और एकीकृत न्यायपालिका लिया गया है।